साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत। हम अपनी शिक्षण अभिक्षमता की अगली कक्षा के साथ चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने शिक्षण और अधिगम की एक कक्षा में कुछ बातें आपके साथ साझा की थी, जिसमें हमारा अंतिम टॉपिक रहा था शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की प्रकृति। जिसमें हमने बहुत सारी विशेषताओं पर बात की कि शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें से एक दो विशेषताएं रह गई थी, उन पर हम पहले बात कर लेते हैं और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया में हमें आगे कौन सी बातें पढ़नी है। तो देखो, शिक्षण की अगली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। अगर शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है तब हम उस क्रिया को शिक्षण नहीं कह पाएंगे। अतः शिक्षण उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। और इससे अगली जो अपनी अंतिम विशेषता आज की रहती है वो है शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। विकास का मतलब होता है कुछ भी बढ़ना अथवा घटना। तो शिक्षण के द्वारा क्या बढ़ता और घटता है, तो ध्यान रखिए कि शिक्षण व्यवहार को परिवर्तित करता है। तो शिक्षण के जरिए व्यवहार के कुछ गुण तो घटते हैं और कुछ गुण बढ़ते हैं। यूं कहा जा सकता है कुछ दोष घटते हैं और गुण बढ़ते हैं। मतलब शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। आगे की कक्षाओं में कुछ हमें विकास शब्द देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना कि किसी भी चीज में, चाहे व्यवहार में हो, ज्ञान में हो, या किसी भी दुनिया की किसी भी वस्तु में कुछ घटता या बढ़ता है तो उसको हम विकास कहते हैं। जब बढ़ता है तो उसको धनात्मक विकास कहते हैं और जब कुछ घटता है तो हम उसको ऋणात्मक विकास कहते हैं। तो इसके साथ अपनी शिक्षण की जो खास खास प्रकृति और विशेषता संबंधी प्रश्न थे उनको कवर करने की विशेषताएं हमने पढ़ ली है। और इसके बाद हम अपना अगला हेडिंग जो है इस पार्ट का, इस प्रकरण का, उसको लेते हैं। और ये हमारा हेडिंग रहेगा आदर्श शिक्षण की परिस्थितियां, या फिर कह सकते हैं अच्छे शिक्षण की परिस्थितियां। आदर्श थोड़ा कठिन शब्द है। अच्छे शिक्षण की परिस्थितियां यानी कैसा माहौल मिले कि बहुत अच्छा शिक्षण हो जाए। यानी ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो इस बात को तय करती है कि शिक्षण सफल होगा, शिक्षण प्रभावी होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो परिस्थिति है, जिसका सबसे ज्यादा और सबसे अधिक रोल रहता है, वो होता है उत्साही शिक्षक। बात यह है कि शिक्षक पढ़ाने के लिए उत्सुक होना चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए कि मुझे छात्रों को पढ़ाना है। अगर उत्साह के साथ शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षण अधिक सफल रहता है। और दूसरी चीज होती है प्रेरित विद्यार्थी, प्रेरित छात्र। अगर छात्र सीखने की इच्छा से आए, प्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं, तो अधिक से अधिक सीख पाएंगे। और जब सीख पाएंगे तभी सिखाने वाले के उद्देश्य पूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि अधिगम के बिना शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। इसके अलावा देखिए, शिक्षण की आदर्श परिस्थितियां क्या है? शांत वातावरण। जिस जगह पर शिक्षण कार्य होता है या कक्षा लगी हुई है, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, वहां आसपास का वातावरण शांत और सौम्य होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षण अच्छा होता है। और तीसरा चीज, चौथी विशेषता या परिस्थिति जो है उसको देखिए आप, प्राकृतिक वातावरण। ये सवाल, ये बिंदु आपको और आगे देखने को मिलेगा कि शिक्षण जो है, शिक्षण का कार्य प्रकृति की गोद में बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि भारत की पुरानी शिक्षा जो प्रणाली थी उसमें गुरुकुल जंगलों में स्थापित किए जाते थे। इसके पीछे यही कारण रहा था कि अच्छा शिक्षण प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण होता है। और आगे हम एक भारत के और शिक्षाविद की बात करेंगे जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने शांति निकेतन की अपनी जो अवधारणा थी उसमें बताया है कि छात्र सबसे अधिक अपने मानसिक संतुलन या मानसिक विकास के लिए किस जगह पर उपयुक्त है, तो वो है प्राकृतिक वातावरण। फिर देखिए, अच्छी शिक्षण के लिए क्या है? सुविधा युक्त कक्षा कक्ष। सुविधा युक्त कक्षा कक्ष। अगर कक्षा में छात्र के सीखने योग्य, बैठने योग्य, संप्रेषण करने योग्य सुविधाएं हैं तो शिक्षण बहुत अच्छा होता है। सुविधाओं में कक्षा का प्रकाश हो सकता है, बोर्ड तक छात्र की पहुंच हो सकती है, अध्यापक जी की आवाज छात्र तक पहुंच सकती है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और रहती है, शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चार्ट, ग्लोब आदि, जिनके जरिए किसी अवधारणा को छात्र के लिए शिक्षक सरल करके या फिर ज्यादा सुविधाजनक करके पेश करता है। इसके अलावा कौन सी बात शिक्षण के लिए जिम्मेदार रह सकती है? तो अच्छा पाठ्यक्रम। अच्छा पाठ्यक्रम। अगर पढ़ाने का टॉपिक अच्छा है, पाठ्यक्रम अच्छा है, तो शिक्षण की परिस्थितियां अपने आप अच्छी हो जाएगी।
और अगर टॉपिक ही इस प्रकार का है जिसका अपने जीवन से कोई रिलेशन ही नहीं है या छात्र उसमें सीखने के लिए कोई रुचि पैदा कर ही नहीं सकता, तो इसको हम अच्छा पाठ्यक्रम कहते हैं। अक्सर यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। कुछ विषयों में या शिक्षा प्रणाली के, शिक्षा सिस्टम के अपने अपडेट न होने की वजह से हमारी पाठ्यक्रम में कुछ दोषपूर्ण चीजें हैं जो एक प्रभावी शिक्षण के रास्ते में बाधाएं हैं। एक शिक्षक के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती है, उनमें भी ये हो सकता है कि एक दोषपूर्ण पाठ्यक्रम जो होता है शिक्षक को अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में अड़चन पैदा कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। फिर देखिए अगली जो विषय परिस्थिति है वो है उद्देश्य निश्चित हो, उद्देश्य निर्धारित हो। अगर अध्यापक जी ने पढ़ाने से पूर्व पढ़ाने के उद्देश्य निर्धारित कर दिए हैं तो अपने उद्देश्यों को पूर्ण प्राप्त करने के लिए अच्छे से प्रयास करेंगे और शिक्षण सफल हो पाएगा, क्योंकि हमने शिक्षण की विशेषताओं में पढ़ा था कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगर शिक्षक के पास पढ़ाने का निश्चित उद्देश्य नहीं है तो शिक्षण की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। फिर देखिए अच्छा नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग या योजना। अगर अध्यापक जी के पास पढ़ाने की श्रेष्ठ योजना है तो शिक्षण की ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति होगी। ऐसी स्थिति में अध्यापक जी बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। साथियों इनका कोई बाउंडेशन नहीं है, ये वो खास खास बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप प्रश्न कैच कर सके। इसमें से एक दो बातें बाहर भी हो सकती है या ऐसी भी बातें हो सकती है जो पूर्व के टॉपिक में मैंने लिखा ही है और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, तो इससे भी आपको समझना चाहिए। कुछ बातें हैं सीखने सिखाने से संबंधित जिनका बार बार आना इस बात का संकेत करता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि मेरे जहन में बार बार आ रही है, इसका मतलब ये है कि प्रश्नों में ज्यादा आने का चांस रहता है। अब देखिए इन परिस्थितियों के अलावा एक दो और परिस्थिति की बात करेंगे हम, जैसे कि अच्छा संप्रेषण। अच्छे संप्रेषण का मतलब है छात्रों के और अध्यापक जी के बीच में गुड कम्युनिकेशन हो, विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छे से हो। मान लो कि पढ़ाने वाले की भाषा और पढ़ने वाले की भाषा में अंतर है, कोई बाहर से गुरुजी आए हैं जिनकी भाषा हम समझ ही नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली हम उनसे बहुत अच्छा नहीं सीख पाएंगे। हमने करीब 8 परिस्थितियों की बात की थी। अगली परिस्थिति रहती है 9वीं कि अच्छा संप्रेषण, अच्छा संप्रेषण संबंध हो। छात्र और अध्यापक जी के बीच में जो बात हो रही है वो बात स्पष्ट हो, भाषा समझ में आए, कही गई बात का अर्थ पूर्णतया छात्र ग्रहण कर पाए। अगर ये बातें रहती है तो शिक्षण सफल होता है। इस परिस्थितियों को शिक्षण के लिए आदर्श कहा जाता है, अच्छी कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से होता है कि आप एक अध्यापक के रूप में निम्न में से कौन सी परिस्थिति को शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण करने की दृष्टि से आदर्श समझते हैं, अच्छा समझते हैं। इसके अलावा भी समझ पर आधारित इन टॉपिक से सवाल बनेंगे। जहां जहां से सवाल बनने की ज्यादा संभावना होती है ऐसे बिंदुओं पर हम अधिक चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षण की, अच्छे शिक्षण की परिस्थितियों के बाद हम चलते हैं अपने अगले हेडिंग शिक्षण के भेद पर। शिक्षण के भेद या प्रकार। देखो ये जो भेद या प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रशासन या नियंत्रण के आधार पर। हालांकि शिक्षण के बहुत सारे आधारों पर भेद किए जा सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी समझ को विकसित करने की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए देखो शिक्षण के भेदों को नियंत्रण या प्रशासन की दृष्टि से 3 प्रकार का बताया गया है। और ये शिक्षण है नंबर 1 लोकतांत्रिक शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण, और दूसरा है एक तांत्रिक शिक्षण या फिर कह सकते हैं एक तंत्रीय शिक्षण, एक तंत्रीय शिक्षण। और नंबर 3 प्रकार का जो होता है वो होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, रहित शिक्षण, विदाउट एनी इंटरफेरेंस टीचिंग। अब इन तीनों का आप अर्थ समझे। अब इनका भी अर्थ याद करने से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये कहेंगे किसको, इससे हमारी एक अच्छे शिक्षक के रूप में शिक्षण की जो कौशल होता है उसका विकास होगा। तो देखिए लोकतांत्रिक शिक्षण शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ये शिक्षण अच्छा होगा, इसमें अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो ध्यान रखना लोकतांत्रिक शिक्षण ही सबसे अच्छा शिक्षण होता है और यही शिक्षण का तरीका जो है हर शिक्षक को अपनाना चाहिए जिससे कि वो छात्र को बेहतर से बेहतर दे सके। अब इसमें खास बातें क्या होती है, तो देखिए लोकतांत्रिक शिक्षण होता है स्वतंत्र प्रकृति का। कैसा होता है? स्वतंत्र प्रकृति। और सी का हमेशा स्वतंत्र प्रकृति, स्वतंत्र परिस्थितियों में जाता है। नियंत्रण, प्रभुत्व और दबाव वाली परिस्थितियों में छात्र नहीं सीख पाता। जबकि एक तंत्रीय शिक्षण जो होता है ये दबाव युक्त होता है, दबाव युक्त।
दबाव में छात्र कम से कम सीख पाता है, जबकि स्वतंत्र प्रकृति में अच्छे से अच्छा सीख पाता है। फिर देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षण में छात्र सर्वे सर्वा होता है। छात्र सर्वे सर्वा यानी ऐसी शिक्षण तकनीक में छात्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक जी क्या पढ़ा रहे हैं उससे पूर्व ये देखेंगे कि छात्र पढ़ने के योग्य है अथवा नहीं, जो टॉपिक पढ़ाया जाना है वो छात्र के पढ़ने लायक है भी या नहीं, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो वो लोकतांत्रिक शिक्षण होगा। अन्यथा शिक्षक सर्वे सर्वा बनकर बैठ जाए, शिक्षक जी मन में आए तो पढ़ाए और मन में जैसा आए वैसा पढ़ाएं, तो ऐसे शिक्षण को हम कहेंगे एक तंत्रीय शिक्षण। यानी इस शिक्षण पर पूरी तरीके से शिक्षक का मतलब नियंत्रण हो जाता है, इसलिए इसको एक तंत्रीय शिक्षण कहते हैं। और ये अच्छा नहीं है, छात्र को सिखाने की दृष्टि से अच्छा नहीं है। लोकतांत्रिक शिक्षण अच्छा है। अब जो छात्र सर्वे सर्वा है, इसमें छात्र केंद्रित भी रहता है। ध्यान रखना, वही शिक्षा अच्छी होती है, वही शिक्षण विधि अच्छी है जो छात्र केंद्रित हो, वही कक्षा अच्छी है जो छात्र केंद्रित हो, वही पाठ्यक्रम अच्छा है जो छात्र केंद्रित हो। स्टूडेंट जो है उसको सिखाना है, मतलब पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली किस पर केंद्रित रहनी चाहिए? शिक्षक पर, छात्र पर, शिक्षक पर नहीं। शिक्षक पर अगर केंद्रित रहेगी तो उसमें शिक्षक जो चाहेगा सिर्फ वह सिखा देगा, छात्र को क्या आवश्यकता है इस बात का इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षण में क्या है? छात्र प्रश्न पूछ सकता है, छात्र प्रश्न पूछ सकता है। तो इस बात से समझ सकते हैं कि जिज्ञासाओं के विकास के लिए और शंकाओं के समाधान के लिए प्रश्न सर्वाधिक जरूरी होता है। छात्र में सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए और किसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए उस पर बार बार प्रश्न किए जाने जरूरी होते हैं। आपसे प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक कक्षा कक्ष में एक छात्र बार बार प्रश्न पूछता है तो इसका कक्षा कक्ष के बारे में आपका क्या विचार है? तो ऑप्शन इस प्रकार दिए जाते हैं कि कक्षा अनुशासनहीन है, कक्षा पर अध्यापक जी का नियंत्रण नहीं है, कक्षा में शिक्षण बहुत अच्छा चल रहा है, या छात्र उद्दंड है। तो फिर उनमें से हमें चुनना पड़ता है कि अगर छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब शिक्षण प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है और सीखने की जो बात है वो अच्छे से हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर प्रश्न पूछने की इजाजत ही ना हो? प्रश्न पूछने की इजाजत ही ना हो, ये ऐसा होता है एक तंत्रीय शिक्षण में, जब छात्र को प्रश्न पूछने की इजाजत होती नहीं है। अध्यापक जी जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा देते हैं और छात्र उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते। अब जब छात्र प्रश्न नहीं करेगा तो उसके डाउट सॉल्व नहीं होंगे, अगर प्रश्न नहीं करेगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मात्र और मात्र अध्यापक जी सक्रिय रहेंगे। अब सक्रिय रहने से बात अगला बिंदु निकल कर आता है कि लोकतांत्रिक शिक्षण में छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय, यानी इसमें टीचर जो है पढ़ाने के लिए एक्टिव रहता है और स्टूडेंट सीखने के लिए एक्टिव रहते हैं, मतलब ये अच्छी चीज है। अगर सिर्फ छात्र एक्टिव रहे तब भी सीख नहीं पाता और शिक्षक एक्टिव रहेगा तो सिखाएगा किसको? इस दृष्टि से छात्र व शिक्षक दोनों जो है लोकतांत्रिक शिक्षण में सक्रिय रहते हैं, जबकि एक तंत्रीय शिक्षण में केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, शिक्षक सक्रिय रहता है। देखो, शिक्षा की अक्सर वो गतिविधियां या वो शिक्षण की तकनीक ज्यादा सफल रहती है जिसमें स्टूडेंट के पास ज्यादा काम हो। अध्यापक जी लेक्चर देके गए, शिक्षक छात्र जो है मूक श्रोता बनकर सुनता गया तो उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। जबकि अगर छात्र को से कुछ गतिविधियां करवाई जाए, उससे खुद कुछ बातें पढ़ने के लिए, समझने के लिए और वापस समझाने के लिए दी जाए, या विज्ञान जैसे विषयों में जहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाता है वो किया जाए, तो छात्र अधिक सीख पाता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया में छात्र के साथ साथ शिक्षक का भी सक्रिय रहना अच्छा है, क्योंकि लोकतांत्रिक शिक्षण की जो विशेषताएं हैं इनको हम अपने व्यवहार में डालेंगे कि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और एक अच्छे शिक्षक की बातें होनी चाहिए। और इन बातों से हम ये सीखेंगे कि ऐसा काम हमें कभी नहीं करना है। छात्र प्रश्न पूछता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर छात्र कक्षा में कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछे जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, यानी कक्षा में अध्यापक जी कोई और चीज पढ़ा रहे हैं, छात्र उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न पूछ ले, तो ऐसे प्रश्नों पर उनको रोका भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो कक्षा का माहौल है वो भी खराब हो सकता है। ऐसे में अध्यापक जी को विनम्रतापूर्वक छात्र को समझाना होगा कि भाई आप इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो कक्षा के बाद में पूछिएगा, मैं अवश्य जवाब दूंगा। और बाद में छात्र ऐसे प्रश्न पूछता है तो उसको इस दृष्टि से समझाना चाहिए कि मुझसे जो सीख सकते हो वो सीखिए, आप व्यक्तिगत प्रश्न जो है ऐसे पूछने से अवॉइड करिए। समझदारी से उसको समझाना चाहिए, डांट फटकार इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो छात्र कुंठित हो जाते हैं, वो शिक्षा के प्रति जो है समर्पण नहीं रखते, प्रेरित नहीं रहते। आगे देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षण में क्या होता है? गतिविधियां होती है।
जैसा कि हमने बात की थी, गतिविधियां होती है। गतिविधियां करता कौन है? छात्र भी करते हैं और शिक्षक भी करते हैं, दोनों मिलकर ये गतिविधियां करते हैं। जबकि दबाव युक्त एक तंत्रीय शिक्षण में क्या होता है? छात्र मूक श्रोता बनकर रहता है। मूक श्रोता, मूक श्रोता का मतलब है गूंगा आदमी जो सिर्फ सुनता है, बोलता नहीं है। मूक का मतलब है चुप रहने वाला। अगर छात्र कक्षा में चुपचाप बैठा है, एक मूर्ति की तरह खड़ा है, मतलब यह है कि वो कुछ सीख नहीं रहा है, उसकी मजबूरी है कि कक्षा में उसको बैठे रहना है, बाकी उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, उसको कक्षा में बैठने का कोई लाभ नहीं हो रहा है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट का प्रयोग कर सकते हैं, हम इनको मिटाकर इनकी जगह और बातें लिखेंगे। देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षण कौन सा होता है? तो लोकतांत्रिक होता है। छात्र केंद्रित शिक्षण ये अच्छा शिक्षण है। अच्छा अधिगम छात्र केंद्रित शिक्षक से भी होगा, शिक्षण से ही होगा। पढ़ने के मामले में छात्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए शिक्षक की अपेक्षा। ये बातें यहां से क्लियर होती है। फिर देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षण में और कौन कौन सी बातें हमें देखने को मिलेगी? तो देखो, एक तंत्रीय शिक्षण में अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। अनुशासन पर अधिक बल। पुराने विचारों के शिक्षक अक्सर कहते हैं कि अगर एक स्कूल में पूरी तरह से शांति है तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। जिस विद्यालय में अनुशासन होगा, तो अनुशासन तो आवाज कम होने से या छात्रों के इधर उधर घूमने से स्थापित नहीं होता है। अनुशासन का मतलब ये होता कि छात्र वास्तव में समाज और राष्ट्र के योग्य है और वो कोई भी प्रकार का असामाजिक कार्य या फिर अनैतिक गतिविधि नहीं करता है, तब उसको अनुशासन कहते हैं। लेकिन अगर अनुशासन पर अधिक बल दिया जाए तो छात्र दब्बू हो जाते हैं और वो सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में भागीदारी नहीं निभा सकते। ऐसे में यहां पर किस पर बल दिया जाता है? सीखने पर बल। सीखने पर बल दिया जाता है कि येन कैन प्रकारेण, स्कूल में चाहे आवाज हो, चाहे छात्रों को इधर उधर घूमना पड़े, चाहे तो उनको मतलब शिक्षा को अपने दैनिक जीवन से जुड़वाने के लिए विद्यालय से बाहर भी जाना पड़े, सब चलता है अगर सीखने पर बल दिया जाए तो इस प्रकार हमने इन बातों को क्लियर किया कि शिक्षक के केंद्रित जो शिक्षा होगी उसको एक तंत्रीय शिक्षण कहेंगे, प्रभुत्ववादी शिक्षण कहेंगे, नियंत्रित शिक्षण कहेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। और लोकतांत्रिक शिक्षण जो है वह सीखने और सिखाने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और इसी पर हमें ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक शिक्षण हमें करवाना है। आप भी अपनी आगे की कक्षाओं में बीएसटीसी पीटीटी करने के बाद शिक्षक बनकर जाएंगे, तो इन बातों को आप विशेष ध्यान में रखेंगे, तभी अपना देश बदल पाएगा, तभी अपना समाज बदल पाएगा और शिक्षा के प्रति हमारी जो सोच है वो बदल पाएगी। अब देखिए, हमने इन दोनों को परस्पर कंपेयर करके देख लिया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आधुनिक विकसित शिक्षण जो प्रणाली है उसमें किस प्रकार के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाए, तो कौन सा चुनोगे आप? नो डाउट, डेफिनेटली आप यही चुनेंगे कि लोकतांत्रिक शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण, प्रश्न पूछने वाला शिक्षण, जिज्ञासाओं को शांत करने वाला शिक्षण, छात्र और अध्यापक दोनों के सक्रिय रहने वाला शिक्षण, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण को हमें महत्व देना है। एक शिक्षण इस प्रकार रह गया हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ये ऐसा शिक्षण होता है जिसमें छात्र स्वगति से सीखता है। स्वगति से सीखना, देखिए स्वगति से सीखना उसे कहते हैं जिसमें छात्र के पास अपना पढ़ने का फिक्स मटेरियल होता है और वो अपने हिसाब से जिस तरह से उसको पढ़ना चाहता है पढ़ता है। स्वगति से सीखने के बाद देखो, अपने हिसाब से पढ़ना, और इसका उदाहरण कौन सा होता है देखना, दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। और तीसरी चीज रहती है शिक्षण मशीन। शिक्षण मशीन, ये मशीन क्या है? शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान को आगे पढ़ने से चीज क्लियर होती है कि एक शिक्षा शास्त्री हुए थे जिन्होंने पढ़ने की एक मशीन बनाई थी। मान लो कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर पीपीटीज होती है, वीडियोज होते हैं, उनको आगे बढ़ाते रहने और लेवल बाय लेवल इसको आगे बढ़ाया जाता है। यानी सीखने के लिए छात्र अगर एक लेवल को पार करता है तो उसको दूसरा लेवल मिलता है, और अगर वो पहले लेवल को क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको फिर से प्रयास करना पड़ता है। ये सीखने की एक मशीन है जिसके बारे में अगर संभव हुआ तो हम आगे कक्षाओं में कहीं पे इंटरफेयर हुआ इसका तो बात करेंगे, वरना इन दोनों बातों को ध्यान रखना कि हस्तक्षेप से रहित दो प्रकार की शिक्षा होती है। दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है जैसे कि ओपन स्कूलिंग से हमने पढ़ाई कर दी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दिलवाई जाती है, स्कूल नहीं जाना पड़ता। और दूसरा होता है ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि कोटा ओपन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है,
ऐसी जो शिक्षा होती है जिसमें दूर रहकर सिर्फ पत्राचार से पढ़ाई की जाती है और मात्र परीक्षाएं देनी होती है, उसको कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। अब उसमें क्या होता है कि हमारे सामने शिक्षक नहीं होते, मात्र और मात्र क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, और परीक्षाएं होती है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। शिक्षक नहीं होता है, अंत्यक्रिया नहीं होती है, और छात्र को भी आमने सामने की प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता है। ये जो शिक्षण के अपने सामने तीन भेद थे, इनको तीनों भेदों को पढ़ने के साथ हमने ये भी देखा है कि कौन सा शिक्षण अच्छा है और कौन सा शिक्षण बुरा है। अब आपको ये याद रखने की बजाय कि शिक्षण के प्रशासन के आधार पर तीन प्रकार होता है, आपको याद ये रखना है कि कौन सा शिक्षण अच्छा होता है, कौन सा शिक्षण लाभकारी नहीं होता, किस शिक्षण में दोष है, किस शिक्षण में गुण है। इससे हमारी सोच विकसित होगी और प्रश्नों को अटेंड करने का हमारा जो तरीका है वो अधिक मजबूत होगा। साथियों, आगे का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसका हेडिंग रहेगा वो इस प्रकार है, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर ये किस पर निर्भर करता है, सीखने वाले पर निर्भर करता है कि वो कौन से स्तर का शिक्षण कर रहा है। तो यहां पर शिक्षण के तीन स्तर बताए गए। पहला शिक्षण का स्तर है स्मृति स्तर, दूसरा स्तर है बोध स्तर, शब्दों पर ध्यान देना, और तीसरा है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, दो बातें ध्यान रखना कि शिक्षण का जो प्रारंभिक स्तर है, शिक्षण की शुरुआत होती है वो होती है स्मृति से, और शिक्षण का जो अंत है वो होता है चिंतन से। कौन सा चिंतन, जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इन दोनों स्तरों से गुजर चुके हैं। ये स्मृति स्तर है, इसमें मेमोरी इंपॉर्टेंट रहती है, याद करना। क्या करवाया जाता है, याद, बार बार चीजों को याद करवाया जाता है। तो रिकॉल करिए, आपको प्रारंभिक कक्षाओं में बहुत ज्यादा याद करवाया होगा। यानी ये जो है प्राथमिक स्तर पर कार्य करता है। प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। और इसमें बल किस पर दिया जाता है, याद करवाने पर बल दिया जाता है, याद करने, स्मृति तेज करने, इन बातों पर बल दिया जाता है। छोटी कक्षाओं में आप देखेंगे कि छात्रों को बहुत सारी चीजें याद करवाई जाती है, चाहे वो कविता और कहानी क्यों ना हो। ऐसा करने से लाभ क्या होता है, तो ऐसा करने से छात्र प्रारंभिक पढ़ाई के समय में अपने दिमाग में कई सारी सूचनाओं को याद कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और वो आगे के उसके बोध स्तर पर काम आती है। तो बोध स्तर का मतलब क्या होता है, तो समझने, याद करने के बाद समझना। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो कि शिक्षा का कहलाता है माध्यमिक स्तर, यहां पर हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लग जाते हैं कि आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता होगा, आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता होगा। मान लो कि 8वीं तक की पढ़ाई में हमने देखा कि जल प्रदूषण हमारे लिए या पृथ्वी के लिए, वातावरण के लिए घातक है। तो अब माध्यमिक स्तर पर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आप जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या प्रदूषित जल मानवता के लिए, प्राणियों के लिए हानिकारक क्यों होता है। यानी यहां पर समझ पर आधारित बातें पूछी जाती है। और इस बोध स्तर में कौन कौन सी चीजें सिखाई जाती है, तो इसमें देखो, निष्कर्ष, निष्कर्षों पर बात होती है कि कोई बात होती है, तो कोई गतिविधि होती है, कोई कार्य होता है, तो उसका निष्कर्ष निकलकर क्या आता है। जैसे कि हम निबंध लिखने के अंत में निष्कर्ष निकलते हैं, सार लिखते हैं, तो सार पूछा जाता है, अपने विचार पूछे जाते हैं, विद्यार्थी को खोजी बनाया जाता है, विद्यार्थी को प्रयास किया जाता है कि खोज करने के लिए स्वयं प्रेरित रहे, खुद नई चीजों को सामने रखे, अपने पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर। पूर्व ज्ञान, तो ध्यान रखना, एक शब्द आता है पूर्व ज्ञान, ऐसे शब्द हमारे साथ आते रहेंगे और हम उसका ज्ञान लेते रहेंगे। पूर्व ज्ञान क्या होता है, एक शब्द में समझ लो, प्रश्नों में देखा जाएगा कि छात्र को कोई भी अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले जो उससे पहले के टॉपिक होते हैं उन पर ध्यान देना पूर्व ज्ञान कहलाता है। जैसे कि अगर हम संधि पढ़ें हिंदी में, या तो उससे पहले हमें वर्ण क्लियरली आने चाहिए, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो संधि का टॉपिक पढ़ने से पहले हमारा पूर्व ज्ञान क्या होगा, वर्ण। अगर किसी छात्र को हम गुणनखंड सिखा रहे हैं तो उससे पूर्व उसका पूर्व ज्ञान होगा भाग और संख्याओं का ज्ञान। तो इस चीज को कहते हैं पूर्व ज्ञान। आज की कक्षा में पढ़ने के शिक्षण को पढ़ने से पूर्व आपका ज्ञान क्या था, शिक्षक के बारे में मैंने आपको जो पहले बातें पढ़ाई थी, या शिक्षण टॉपिक शुरू करने के बाद आपको जो कुछ पढ़ाया था। तीसरा रहता है चिंतन स्तर। ये किस पर निर्भर करता है, चिंतन पर। पहले याद किया, फिर उसको समझा, फिर उस पर चिंतन किया। जब चिंतन किया जाता है तो चिंतन से है ना आविष्कार होते हैं, चिंतन से नई खोज होती है, चिंतन से अनुसंधान होता है, चिंतन से समस्याओं का समाधान होता है। यानी ये शिक्षा का सबसे ऊंचा स्तर होता है, सबसे बड़ा स्तर होता है।
इसमें दी जाती है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। जैसे कि कोई एमबीबीएस कर रहा है, मान लो एमबीबीएस कर रहा है, इस जीव विज्ञान से पढ़ने वाले विद्यार्थी ने कक्षा 11वीं और 12वीं में जीव विज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठी की और उसको समझा। अब चिंतन के स्तर पर उसको इस बातों पर नई चीजें सिखाई जाएगी। मान लो कि मानव मस्तिष्क में इन इन कारणों से ये बीमारी हो जाती है, तो एक एमबीबीएस स्टूडेंट को क्या सिखाया जाएगा कि चिंतन करो कि आप इस बीमारी को दूर कैसे कर पाएंगे। तब यहां पर अनुसंधान होता है। अनुसंधान का मतलब है रिसर्च की जाती है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, हायर पेशे के लोग जो होते हैं जिनकी पढ़ाई चिंतन पर डिपेंड करती है, तो इस स्तर पर सीखने को हम चिंतन कहते हैं। तो ध्यान रखना कि शिक्षण के स्तर 3 होते हैं और तीनों स्तरों के साथ हमने अपनी शिक्षा के स्तर भी देख लिए कि पढ़ाई के कौन से स्तर पर हम किस बातों पर बल देंगे। प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में अक्सर सीखने के लिए किन बातों पर बल दिया जाता है, तो बातें याद करने के लिए, स्मृति तेज करने के लिए और उनकी समझ विकसित करने के लिए बातें की जाती है। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि कोई विद्यार्थी अत्यधिक चिंतन पर बल देता है, आपके अनुसार वो शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, तब वो शिक्षा के सबसे उच्च स्तर से संबंधित है और चिंतन पर चिंतन स्तर से संबंधित है। शिक्षण के स्तर हमने तीनों पढ़ लिए। अब शिक्षण के स्तर पढ़ने के बाद अपना रहता है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि हमने पहले बताया कि शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के शिक्षण सफल नहीं हो सकता और अच्छे शिक्षण की खासियत यही है कि शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो। क्या पढ़ाया जाना है ये तो पहले से तय होता है योजना में, और किस प्रकार पढ़ाया जाए ये उद्देश्यों में समझा जाता है कि भाई कौन सी बात क्यों पढ़ाई जा रही है। कार्य कारण जो होता है उद्देश्य से स्पष्ट होता है। अब शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण सामान्य रूप से 2 प्रकार से किया गया है। शिक्षण के उद्देश्यों को कितना प्रकार का बताया गया? 2। एक बताया गया सामान्य उद्देश्य और एक बताया गया विशिष्ट उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा इस पर। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। दोनों पर फोकस करना कि सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं पढ़ाए जाने के, ठीक है, स्पेशल जो है एम्स क्या होते हैं और नॉर्मल एम्स क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य। तो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो एक शब्द में मैं जवाब दे देता हूं, चरित्र निर्माण करना, व्यक्तित्व निर्माण करना, समाज और राष्ट्र के योग्य नागरिक पैदा करना। यह शिक्षा का और किसी भी शिक्षण का क्या है? सामान्य उद्देश्य। तो ध्यान रखना, सामान्य उद्देश्यों का संबंध पूरी की पूरी शिक्षा से होता है। जो कुछ हमने आज तक पढ़ा उसका उद्देश्य क्या था? सामान्य उद्देश्य थे। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र विकसित करना, छात्र को राष्ट्र और समाज के योग्य बनाना, ये उद्देश्य होता है शिक्षा का। अब जो विशिष्ट उद्देश्य है इनका संबंध पूरी शिक्षा से नहीं होकर किससे होता है? पाठ्यक्रम और प्रकरण से होता है। पाठ्यक्रम और प्रकरण से। मान लो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी को वैश्विक उष्णन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, विश्व में बढ़ता हुआ तापमान, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके विशिष्ट उद्देश्य क्या रखे जाएंगे प्रकरण में? इस प्रकार से रखे जाएंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद छात्र विश्व में पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को समझ पाएगा, उसके कारणों पर विचार कर पाएगा कि तापमान क्यों बढ़ रहा है। ये जो होता है ये विशिष्ट उद्देश्य होता है कि किसी एक प्रकरण या पाठ्यक्रम को पढ़ाए जाने का जो विशेष उद्देश्य होता है उसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। मान लो कि 8वीं की कक्षा में आपके अहिंसा नाम का एक पाठ है, इसमें गांधी जी के विचारों को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाया गया है। अब उस पाठ के अगर विशिष्ट उद्देश्य पूछे जाएं तो क्या होते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति समर्पित रहें और गांधी जी जैसे जो देश में महापुरुष हुए उनकी जीवन शैली को अपनाएं और उनसे कुछ सीखें। यह है शिक्षण के उद्देश्यों का सामान्य प्रकार की। एक सामान्य उद्देश्य होता है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है। अब जब भी शिक्षण के उद्देश्यों की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री का विचार हमारे दिमाग में आता है, उनका नाम है बीएस ब्लूम। अब बीएस ब्लूम महोदय ने क्या किया कि शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और इसी से मिलती जुलती उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि शिक्षण अगर उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है तो शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। व्यक्ति कौन है शिक्षण के उद्देश्य बताने वाले? पहली बात इंपॉर्टेंट रखनी है ध्यान में। कहीं कहीं पर ऐसे मतलब शिक्षा शास्त्री आएंगे जिनके नाम हमको हल्के हल्के दिमाग में रखने होंगे, इनसे हमारे प्रश्न अच्छे से सही हो सकते हैं। अब इन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए। कौन कौन से बताएं तो आप देखो।
इन्होंने कहा है शिक्षण का एक होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा शिक्षण का उद्देश्य होता है भावात्मक उद्देश्य, और तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य। पढ़ाए जाने का तीसरा उद्देश्य क्या होता है? क्रियात्मक उद्देश्य। अब ब्लूम महोदय ने सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। अब इस पर हम बात करेंगे, चिंतन जरूरी है, समझना जरूरी है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है। तो वापस याद करिए शिक्षण के स्तरों पर हमने सबसे पहला स्तर कौन सा देखा था? स्मृति स्तर। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में स्मृति पर बल दिया जाता है। यह उद्देश्य याद करने को पूरा करता है, याद करना। मान लो कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो उसमें होगा सबसे पहले बीएस ब्लूम के अनुसार जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है उसमें इस भारत के भूगोल टॉपिक का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होगा? भारत की भौतिक दशाओं को याद करना, भारत के किस स्थान पर किस प्रकार का भूगोल पाया जाए उसको याद करना, और दिमाग में अधिक से अधिक सूचनाएं इकट्ठी करना। इसको कहेंगे जानकारी इकट्ठा करना। अब जो जानकारी हमको मिली है उसको समझना, यानी बोध स्तर भी हम इसी में शामिल करेंगे, समझना। जो कुछ समझा हमने, जानकारी इकट्ठी की, याद किया, उसको समझा और उसका मूल्यांकन करना। ये जो होते हैं ये ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य होते हैं, जिसमें ये मतलब जानकारी इकट्ठी की जाती है। और एक चीज ध्यान रखो कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध होता है मस्तिष्क से। मनुष्य अपने दिमाग का प्रयोग करके जो जो गतिविधियां करती है वो सब ज्ञान से संबंधित होती है। इसके लिए उनको न तो हाथ पैर हिलाना पड़ता है, न उनकी यहाँ पे भावनाएं काम करती है। ऐसे उद्देश्य जो शिक्षण के पूरे होते हैं वो होते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्यों पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो पढ़ाने के उद्देश्य अमुक अमुक है। उन अमुक अमुक उद्देश्यों में से जिन उद्देश्यों का संबंध मस्तिष्क से, उनको हम कहेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। किसके अनुसार? बीएस ब्लूम के अनुसार। अगली बात रहती है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्यों का सीधा सीधा संबंध भावों से, जैसे प्रेरित होना, उत्सुक होना, हतोत्साहित होना, क्रोधित होना, समायोजन करना या कुसमायोजित होना, इत्यादि इत्यादि मनुष्य की भावनाएं होती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए चरित्र का उच्च विकास होता है, उसको हम भावात्मक उद्देश्यों में रखते हैं। तो देखिए भावात्मक उद्देश्यों का एक उदाहरण लिखते हैं, चरित्र निर्माण। एक छात्र में अच्छे अच्छे लक्षण है, अच्छी अच्छी बातों को उसने सीखा है, माता पिता को प्रणाम करता है, बड़ों का आदर करता है, छोटों को प्रेम करता है, ऐसे उसके जो गुण हैं वो भावात्मक गुण हैं। अगला चीज देखो, भावों पर नियंत्रण। भावों पर नियंत्रण। एक अनियंत्रित व्यक्ति हर समय गुस्सा कर सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन वो पढ़ाई के जरिए कुछ ऐसा प्राप्त करे कि वो भावनाओं पर नियंत्रण कर ले, तो उस शिक्षण का उद्देश्य था ये भावात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो भावनाओं के जरिए जिन बातों को समझा जा सके उसको कहते हैं भावात्मक उद्देश्य। एक शब्द हमने अक्सर सुना है, हर्ट होना, कि मुझे अमुक अमुक व्यक्ति ने हर्ट कर दिया। तो ये हर्ट व्यक्ति कहां से होता है? भावनाओं से होता है। तो भावनाओं का संबंध हम ज्ञान से नहीं रखते, मस्तिष्क से नहीं रखते, हृदय से रखते हैं, दिल से। तो ये दिल से जो कार्य किए जाते हैं, मन से संबंधित जो विकास होते हैं हृदय से, उन विकासों को कहते हैं भावात्मक उद्देश्य। ठीक है, पढ़ाने के जरिए मन को, हृदय को प्रवृत्त मतलब प्रभावित करना होता है, तब उसको हम कहेंगे पढ़ाने का भावात्मक उद्देश्य, भावों का विकास हो। इसमें और भी चीजें आती है, जैसे समायोजन है। समायोजन क्या है? एडजस्ट करना, उसको कहते हैं समायोजन करना। फिर रहता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो किसी भी टॉपिक को, हाँ यहाँ पे हर्ट मैंने जो लिखा है इसका मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, दुखी करना। जो हृदय वाला हर्ट होता है उसका स्पेलिंग इस प्रकार रहता है HEART। ठीक है, तो फिर देखो कि क्रियात्मक उद्देश्य क्या होंगे। तो पढ़ाई करवाने की, कुछ भी सिखाने के, शिक्षण करवाने के ऐसे उद्देश्य भी होते हैं जिनमें मांसपेशियां काम करती है, शरीर को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका हम लिख देते हैं शरीर प्रशिक्षित होता है, शरीर प्रशिक्षित होता है। एक जिम्नास्टिक का प्लेयर है, उसको उसका कोच को सिखा रहा है, और तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक उद्देश्य। सीखने का कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अलावा अगर छात्र क्रिकेट खेलना सीखता है तब उसका भी कोच जो है उसको शिक्षण करवा रहा है, तो शिक्षण प्रशिक्षण करवा रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण मिलती जुलती चीजें, ट्रेनिंग टीचिंग। तो क्रियात्मक उद्देश्य क्या होगा उसका? छात्र को अच्छे से बैट पकड़ना सिखाना, ढंग से गेंद फेंकना सिखाना। ये कोच जो है उनको ये बातें सिखाएंगे। इसके साथ हमारा शिक्षण के उद्देश्यों का टॉपिक पूरा होता है।
और टॉपिक नहीं, सब हेडिंग पूरा होता है। टॉपिक हमारा शिक्षण और अधिगम है। तो शिक्षण के उद्देश्यों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। शिक्षण के उद्देश्यों पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं जिसका जवाब आपको स्वयं ढूंढना है कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। भाई हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि नौकरी लग जाए, जीवन सफल हो जाए, लेकिन इन सबसे परे जाकर एक आदर्श शिक्षार्थी के रूप में आपको इस प्रश्न का जवाब ढूंढना है कि हम क्यों पढ़ते हैं। जिन जिन छात्रों को शिक्षा का उद्देश्य ज्ञात हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। हम अक्सर आपको कमेंट करने के लिए या लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको जरूर कहेंगे कि मैंने कहा है कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहां तक मैं सोचता हूं कि आपने अगर मेरी इससे पहले की 3-4 क्लासेज अटेंड की है तो जरूर आप शिक्षा के उद्देश्य पर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जो वही क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है, उन्हीं क्रियाओं का कोई मूल्य होता है जिनका कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के की गई क्रियाएं पूर्ण नहीं होती। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। अगला जो अपना हेडिंग है, इस टॉपिक का करीब करीब अंतिम हेडिंग मानेंगे, वो है शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षण का मूल्यांकन, इवेल्युएशन। शिक्षण को इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूल्यांकन को इवेल्युएशन। देखो टॉपिक ऐसे ही तैयार होंगे धीरे धीरे। मूल्यांकन शब्द हमारे सामने बार बार आ रहा है, तो देखो इवेल्युएशन, ई को हटाओ, आगे क्या रहता है, वैल्यूएशन। वैल्यू का मतलब क्या होता है, मात्रा, मान। मान क्या है, यानी शिक्षण का कितना मान रहा, शिक्षण ने क्या निकाल कर दिया। ये मूल्यांकन जो है ना, वो बताता है शिक्षक को कि उसने जो शिक्षण किया उसका क्या मूल्यांकन रहा। अब मूल्यांकन कौन करता है, तो शिक्षण का मूल्यांकन करता कौन होता है, मूल्यांकन करता होता है छात्र। ध्यान रखना, छात्र जो पढ़ी गई चीज के बारे में फीडबैक देगा, परीक्षा में जो अंक लाएगा, उससे शिक्षक का भी मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, मान लो विज्ञान के गुरुजी थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनके जलवे थे, हर जगह चर्चाएं थी, लेकिन परीक्षा में कई सारे छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो बताइए आप में से कि ये किसका मूल्यांकन है, अनुत्तीर्ण हो जाना। तो सीधी सी बात है कि शिक्षक विद्यालय का, समाज का, राष्ट्र का, हर जगह का जिम्मेदार व्यक्तित्व है। शिक्षक को हमेशा असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकारनी होती है। और यह बात कई जगह प्रश्नों पर भी अप्लाई होगी आपके कि किसी भी छात्र के साथ परीक्षा परिणाम में अनहोनी होती है तो उसका अंतिम जिम्मेदार कौन होगा, शिक्षक होगा। इस संबंध में एक कथन आप एक शिक्षक के रूप में हमेशा याद रखिएगा कि बहुत अच्छा होने का अगर क्रेडिट आपको मिले या ना मिले, लेकिन कुछ बुरा होने की जिम्मेदारी लेने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। आप भावी शिक्षक हैं, आप भावी समाज और राष्ट्र के कर्णधार हैं, तो इस तरह की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार रहेंगे। हम अपनी समाज में इस तरह की चीजें आज देख रहे हैं कि बहुत अच्छा परिणाम दिया आपने, तो क्रेडिट लेने वाले समाज में बहुत सारे लोग होंगे और हम उसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। आदर्श शिक्षक का यही लक्षण है। लेकिन अगर हम कहीं पे फेल हुए, हमारे छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो हमें सबसे पहले जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना होगा। और उस जिम्मेदारी से होगा क्या, हमें सीखना होगा। क्या होना होगा, सीखना होगा। शिक्षक का मूल्यांकन छात्र करता है और उससे शिक्षक सीखता है। सीखने वाला सिर्फ छात्र नहीं है, अध्यापक भी सीखता है कि मैंने जो शिक्षण करवाया उसके बारे में मेरे छात्र का ये फीडबैक है या ये मूल्यांकन है, अतः मुझे अपने सिखाने के तरीकों में बदलाव करना होगा। मुझे अपनी पाठ योजना बनाते समय, शिक्षण विधियों का चयन करते समय कई सारी सावधानियां रखनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षण का जो मूल्यांकन है वो अंतिम रूप से छात्र करता है, और छात्र के द्वारा मूल्यांकन करने से कौन सीखता है, शिक्षक। अब शिक्षक सीखने के बाद क्या करता है, योजना बदलता है। योजना बदलता है। अगर फीडबैक बहुत अच्छा है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो शिक्षक आगे की भी क्लासों में उन विधियों का ध्यान रखेगा। और अगर अच्छा नहीं पढ़ा पाया तो शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों को बदल देगा। अब एक शब्द आया है बार बार, शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां क्या है, आप पैनिक नहीं करें, मैं शिक्षण विधियों पर आगे के टॉपिक में बात करूंगा। पीछे के पेपरों में कई जगह पर शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण विधि क्या होती है, शिक्षण विधियों का क्यों प्रयोग होता है, और कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जिनका आज की आधुनिक और अच्छी शिक्षण प्रणाली में प्रयोग होता है। भावी कक्षाओं में हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। आज इस प्रकार इसी टॉपिक की चर्चा के बाद अपना जो है शिक्षण और अधिगम में से मात्र शिक्षण क्लियर हुआ है कि शिक्षण क्या होता है। 2 कक्षा में हम मात्र इसको पढ़ पाए, और अगली कक्षा में हम अधिगम को पढ़ेंगे, लर्निंग को। छात्रों एक बात ध्यान रखना कि शिक्षण और अधिगम रेसिप्रोकल कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े हुए टॉपिक है, क्योंकि शिक्षण तभी सफल है जब अधिगम होगा। और अधिगम किसका परिणाम है, तो शिक्षण का परिणाम है। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग रेसिप्रोकल कनेक्टेड, इसके बारे में हम
आगे की कक्षा में बात करेंगे। तो शिक्षण टॉपिक को अपना पूरा करने के बाद अगली कक्षा में हम मिलेंगे अधिगम के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, अच्छे शिक्षण उद्देश्यों के साथ। तो तब तक के लिए आप अभ्यास करिएगा, आप हमारे द्वारा दी गई सलाह पर गौर करिएगा और बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।